viewers, I welcome you all on the YouTube series of Vakil Coach. This is my first video on the topic Concept of Dissolution of Muslim Marriage with the relevant case law. So in this particular video, I am going to discuss on the sub-themes which I have mentioned on the screen. And the sub-themes are: first, the classification of the dissolution of Muslim marriage. Second, the kinds of तलाक. बेसिकली जो ये सब थीम ए और जो सब थीम बी दे रखी है हम उसे कंबाइनली स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ. यहाँ पे हम वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक मुस्लिम स्कूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ शिया और सुन्नी स्कूल का क्या कहना है वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक को लेकर. फोर्थ पॉइंट आता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, दैट इज़ ITT. तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का चार्ट बनाया है. इस चार्ट को देख के हम लोग समझेंगे. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मुस्लिम मैरिजेज़ होती हैं, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम मैरिजेज़ होती है, इट इज़ अ लीगल सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है. इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग परमानेंट कभी नहीं बोलते, इट इज़ अ टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है. और वो एंड कैसे करेंगे, वो इस मैरिज को डिसॉल्व कैसे करेंगे, बाय टेकिंग डाइवोर्स. अब हम डाइवोर्स की ही बात करेंगे हमारे फर्दर वीडियोज़ में. अब जैसे कि चार्ट में लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो बेसिकली मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अ मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय 2 वेज. सबसे पहला बाय द एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा बाय एक्ट ऑफ पार्टी. अब एक्ट ऑफ गॉड में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल. मीन्स अगर हम बात करें हस्बैंड या वाइफ में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो वही ऑटोमेटिकली मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. वहाँ पे हमें किसी भी जुडिशियल प्रोसेस का या फिर जुडिशियल डाइवोर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैरिज ऑटोमेटिकली किसी भी पार्टी के डेथ की वजह से मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है. अब हम दूसरी जगह बात करते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़. जो एक्ट ऑफ पार्टीज़ है उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, दूसरा जुडिशियल डाइवोर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स होता क्या है. बेसिकली जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स होता है उसे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही अप्रूव फॉर्म ऑफ डाइवोर्स माना गया है और इस्लामिक लॉ इसे काफ़ी सपोर्ट भी करता है. इसका मतलब ये होता है विदाउट कोर्ट. इसका बेसिक मीनिंग हम देखें तो वो होता है विदाउट कोर्ट. मतलब आप कोर्ट में ना जाकर इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज को रद्द कर दें, मैरिज को एंड कर दें, ख़त्म कर दें. ठीक है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 मेन कैटेगरीज में. मीन्स दैट अ मैरिज कैन बी डिसॉल्व थ्रू हस्बैंड, थ्रू वाइफ और बाय टेकिंग म्यूचुअल कंसेंट, और वी कैन से दैट म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हस्बैंड कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं. यहाँ पे 3 तरीके दे रखे हैं वीडियो में जो कि मैंने बनाया है. बेसिकली चार्ट इसका, उसमें 3 तरीके दे रखे हैं. सबसे पहला तलाक, दूसरा इला और तीसरा जो है ज़हर. तलाक जो होता है, अगर हम तलाक की बात करें तो ये जो टर्म तलाक है ना ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में थी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल था 2017 के अमेंडमेंट के बाद से. 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो जड़ थी उसको निकाल के फेंकी थी और कैसे मुस्लिम वुमेंस जो थी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया था. तो अब हम बात करेंगे बेसिकली जो कि लॉ के कॉन्सेप्ट से है, तलाक होता क्या है. तलाक हम सभी जानते हैं क्या होता है. तलाक इट्स द सिंपलेस्ट वे, एक बहुत ही आसान तरीका होता है जहाँ हम मैरिज को एंड कर सकते हैं. हम मैरिज को एंड कैसे करते हैं, जब हस्बैंड सिंपली अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोलता है और जैसे ही वो तलाक बोलता है तो उनकी मैरिज ख़त्म हो जाती है. और इस 3 बार तलाक बोलने का जो तरीका है इसे इस्लामिक लॉ एक्सेप्ट भी करता है, अप्रूव भी करता है. अब इसमें भी हम काइंड से पढ़ेंगे कैसे 3 बार बोला जाता है, इंस्टेंटली बोला जाता है या फिर गैप देकर बोला जाता है, या क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है. ठीक है. इसमें तलाक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो हस्बैंड है वो तलाक कभी भी दे सकता है. ज़रूरी नहीं है इसका कोई अच्छा रीज़न हो, वो गुड रीज़न पे तलाक दे रहा हो या फिर बैड रीज़न पे तलाक दे रहा हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई रीज़न ही नहीं होता, वो कभी भी तलाक दे सकता है अपनी वाइफ को. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारे NGOs थे जो कि वुमेंस के प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी वॉइस रेज़ करी, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई उस वक्त, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी पार्लियामेंट थी, हमारी सरकार थी, वो दोनों ही अगेंस्ट थी इस तरह के तलाक पे। तो अब इन सारी बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो तलाक होता है वो ये कहा गया है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें ये कहा गया है, जो मुस्लिम हस्बैंड होता है उनके पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिसको यूज़ कर कर वो तलाक दे सकते हैं। वो तरीके क्या हैं? अब जो तलाक टर्म यहाँ फर्स्ट में डिफ़ाइन है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तलाकुल सुन्नत होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, बेसिकली तलाकुल सुन्नत जो होता है वो रिवोकेबल डाइवोर्स होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली तलाकुल सुन्नत एक ऐसा डाइवोर्स होता है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा हो, जो ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में चला आ रहा हो और हमारी पीढ़ियाँ उसे फॉलो कर रही हो, जो ट्रेडिशन में हो, उसे हम तलाकुल सुन्नत बोलते हैं। अब जो तलाकुल सुन्नत होता है उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है। मैंने इस वीडियो में उस कैटेगरी को मेंशन नहीं किया, बट यहाँ मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी पूरा, और आप मुझे कोऑर्डिनेट करिए प्लीज़। तो बेसिकली तलाकुल सुन्नत को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ तलाक हसन और तलाक हसन। अब जो तलाक हसन होता है ये मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक होता है, मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ तलाक होता है, मोस्ट अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक होता है। अब इस तलाक में क्या होता है हम ये समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के डाइवोर्स में हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है, पर 3 बार एक साथ प्रोनाउंस नहीं करता। सपोज़ हस्बैंड ने पहली बारी में 1 बार तलाक अपनी वाइफ को बोला, 1 बार तलाक देने के बाद में वो 3 महीने का इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करता है। मतलब 3 महीने का इद्दत पीरियड मतलब 90 डेज़ का पीरियड वो ऑब्ज़र्व करता है। अगर उस 90 डेज़ के पीरियड में उसे ये लगता है कि हमारे बीच में सब सेटलमेंट हो सकता है, या फिर हमारा जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो वो दोनों पार्टीज सेटलमेंट करा लेती है। अब सेटलमेंट वो कैसे करा सकती है? दे कैन सेटल द मैटर बाय यूजिंग आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, और लोक अदालत के पास जाके वो अपने मैटर को सेटल करा सकती है। तो जब मैटर उनके बीच में सेटल्ड हो जाता है तो यही माना जाता है कि जो तलाक होता है वो रिवोकेबल हो जाता है, और जो उनकी मैरिज जो होती है वो वापस वैलिड हो जाती है। इसलिए इसे अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक कहा गया है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि तलाक हसन क्या होता है। इसे एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है, मतलब एक गुड फॉर्म ऑफ तलाक कहा गया है। इसमें भी वही होता है, सेम चीज़। इसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड 3 बार अपनी वाइफ को तलाक बोलता है तो वो तलाक 3 बार एक साथ नहीं बोलता। इसका क्या फॉर्म होता है तलाक बोलने का? मतलब सपोज़ हस्बैंड है, उसने 1 महीने में 1 तलाक बोला, दूसरे महीने में उसने दूसरा तलाक बोला, और अगर तीसरे महीने पे जब वो तलाक बोलने लगा और अगर उसे लगता है कि हमारे बीच में सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल है और हमें लगता है कि हमारी मैरिटल रिलेशनशिप अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तो जो हस्बैंड होता है तीसरी बार तलाक बोलने से पहले वो सेटलमेंट कर लेता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। और सेटलमेंट किस तरह से करता है? दे कैन डू सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत के पास जाके वो अपने मैटर को सेटल कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तलाक है, यहाँ पे जो तलाक हुआ वो रिवोकेबल हो गया और मैरिज वापस उनकी वैलिड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। अब मैं आपको इस चीज़ की, जो हमने बात करी तलाकुल सुन्नत, उसके पॉइंट्स, उसकी अगर मैं आपको बात बताऊँ, उसकी जो इम्पोर्टेंस, जो उसकी खासियत है, अगर मैं आपसे वो डिस्कस करूँ तो यहाँ पे ये होता है, इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो तलाकुल सुन्नत होता है ना, यहाँ पे पार्टीज़ को एक एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब उन्हें एक सफिशिएंट, पार्टीज़ को यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है एक दूसरे को समझने का। अगर पार्टीज़ के रिलेशन में कोई भी लूप होल्स होते हैं, अगर आते भी हैं, तो वो बेसिकली जो 90 डेज़ का इद्दत पीरियड होता है उसमें वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक एम्पल ऑफ टाइम उनको मिल जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तलाक में मानी गई है। अब हम दूसरी बार बात करेंगे, दैट इज़ तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि तलाक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। और तलाकुल सुन्नत में मैंने आपको टाइप्स बताए थे। अब हम बात करेंगे कि तलाकुल बिद्दत होता क्या है। बेसिकली तलाकुल बिद्दत को एक बहुत ही बैड फॉर्म का तलाक बोला गया है इस्लामिक लॉ में भी। इसमें क्या होता है,
ये जो तलाक होता है ना, ये सदियों से नहीं चला आ रहा था, इसे पीढ़ियाँ नहीं यूज़ करती, ये इनोवेटिव फॉर्म का तलाक होता है। जो तलाकुल बिद्दत होता है वो तलाकुल सुन्नत के बाद आया होता है। इट इज़ अ इनोवेटेड फॉर्म ऑफ और अ काइंड ऑफ तलाक, ठीक है। अब बेसिकली ये एक बैड फॉर्म ऑफ तलाक तो होता ही है। इसमें सिंपली क्या होता है ना कि जो हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं, इसमें हस्बैंड जो होता है इस पर्टिकुलर तलाक में, इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी भी तलाक देता है। इंस्टेंटली वो 3 बार अपनी वाइफ को तलाक बोलता है। हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई इस वीडियो में आपको कि जो तलाक की बिद्दत जो होता है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में है, ठीक है। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार लगातार तलाक बोलता है अपने मैरिज को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वो 3 बार बोलता है तो यहाँ पे पार्टीज़ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो मैटर को सेटल कर सके पार्टीज़, और हीट ऑफ द मोमेंट में आके हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोल देता है, तो ये तलाक व बिद्दत होता है। अब अगर हम इसे आगे फर्दर डिस्कस करें तो इसमें ये था कि इस तलाक में ना तो कोई एप्लीकेशन, कोर्ट का कोई रोल नहीं होता बेसिकली, ना तो कोर्ट में कोई एप्लीकेशन जाती है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ सिंपली हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोलता है इंस्टेंटली, 3 बार लगातार ट्रिपल तलाक, और उनकी मैरिज क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी मैरिज एंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट के पास भी केसेस आने लगे इससे रिगार्डिंग, ये जो प्रॉब्लम चल रही है शायरा बानो केस और शाह बानो, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये जो तलाक है काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से दिया जा रहा है। अब इसमें हम तरीके देखेंगे कि कैसे जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो कैसे दिया जाता है। हस्बैंड व्हाट्सएप पे अपनी बीवी को 3 बार तलाक लिख के भेजता, तो ये माना जाता है कि तलाक हो गया। स्काइप पे भेजता था, और ट्विटर पे 3 बार तलाक लिख के भेजता था। फेस टू फेस बोलता था, बीवी का जो घर होता था उसके डोर पे एक नोटिस चिपका देता था कि भाई मुझे तुझसे तलाक चाहिए। तो ये सारे तरीके थे, ये सारे तरीके इस्तेमाल हुए जा रहे थे उस वक्त तलाक देने के लिए अपनी वाइफ को। तो ये चीज़ बताई गई कि जो प्रैक्टिस चल रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, वो बहुत इनह्यूमन डिक्लेयर हुई उस वक्त, और ये भी कहा गया कि ये मुस्लिम वुमेंस के लिए अनफेयर है, ये मुस्लिम वुमेंस के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। तो ये सारी बातें सामने आई उस वक्त, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि तलाक की बिद्दत है, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि शायरा बानो, और उस केस लॉ को हम वीडियो के एंड में यूज़ करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। अब हम दूसरी बात पे चलते, दैट इज़ इलाहा, और लास्ट जिहर, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इलाहा क्या होता है, वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो इलाहा और जिहर होते हैं वो इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इंडिया में उसे इतना माना नहीं जाता, बट हम एक बार ओरली डिस्कस कर लेंगे कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। इलाहा में बेसिकली क्या होता है कि आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस, यहाँ पे क्या होता है, वेयर द हस्बैंड स्वेयर टू गॉड फॉर नॉट हैविंग सेक्शुअल रिलेशन विद हिज वाइफ फॉर 4 months एंड फुलफिलिंग द सेट कंडीशन लीड्स टू डाइवोर्स विच इज़ इरिवोकेबल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हस्बैंड भगवान की कसम खाता है और ये कहता है कि शादी के बाद जो 4 महीने थे उस बीच उन दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई इंटिमिडेशन या फिर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, और अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो इस बेसिस पे उस हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है, और ये भी ऐसा डाइवोर्स होता है जिसको हम इरिवोकेबल कहते हैं, इसको रिवोक नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो ये इला होता है, ये मेनली प्रैक्टिस इंडिया में नहीं होता, तो इसलिए इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट आता है हमारा जिहर। Zihar is a kind of divorce, like it is a mode of divorce in which husband intentionally compare his wife with his mother or any other female within prohibited degree to end the marriage. ये ऐसा डाइवोर्स होता है जब हस्बैंड चाहता है कि भाई हमारे बीच में रिलेशन अब सही नहीं हो रहे और अब मैं चाहता हूँ कि इस मैरिज को एंड करना, तो हस्बैंड क्या करते हैं, इंटेंशनली अपनी वाइफ को अपनी मदर से और किसी भी फीमेल से जो कि उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है उससे कंपेयर करने लग जाता है। क्यों करता है, क्योंकि उसे मैरिज ख़त्म करनी होती है। अब यहाँ पे टर्म है प्रोहिबिटेड डिग्री, मतलब अपन समझते हैं कि हमने हिंदू लॉ में पढ़ा है सेक्शन 5 में। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, मतलब जो हस्बैंड की मतलब उस जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स है, कंजैग्निटी है, उसे हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड डिग्री। दीज आर द पीपल्स कम्स अंडर सच काइंड ऑफ डिग्रीज, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं। तो बेसिकली जिहर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैरिज कैन बी डिसॉल्व
थ्रू वाइफ। सेकंड चीज़ क्या है, इसमें लिखा है चार्ट में कि वाइफ के थ्रू भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। अब इसको डिस्कस करेंगे मेनली। सो बेसिकली तलाक के तफवीज़ होता क्या है? अगर हम तलाक के तफवीज़ की बात करें तो वो एक डेलीगेटेड डाइवोर्स होता है। हम जानते हैं कि इस्लामिक लॉज में जो हस्बैंड होते हैं उसे काफ़ी सारी राइट्स, काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ दी गई हैं मैरिज को डिसॉल्व करने की। तो वुमेंस की कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली बहुत सारी अथॉरिटीज़ या राइट्स दे रखे हैं हस्बैंड को कि आप मैरिज को इस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसमें से एक राइट हस्बैंड अपनी वाइफ को डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई डेलीगेट करेगा कैसे, किसके थ्रू डेलीगेट करेगा? तो यहाँ पे चीज़ है कि वो राइट वाइफ अपने हस्बैंड से खुद ही ले लेती है और उस राइट को खुद यूज़ करके अपने हस्बैंड को वो तलाक दे देती है। तो बेसिकली ये होता है डेलीगेटेड डाइवोर्स, इसे हम बोल सकते हैं तलाकबू तफवीज़। ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ इस चीज़ को। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइवोर्स इज़ गिवन बाय द वाइफ टू हर हस्बैंड बाय द वर्च्यू ऑफ द पावर डेलीगेटेड टू हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज और इवन आफ्टर देयर। सो अब हम बात करेंगे दूसरे तरह की डाइवोर्स। लाइक तीसरी चीज़ इसमें दे रखी है कि हम मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज़ की म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हम मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के डाइवोर्स यहाँ मेंशन है, दैट इज़ खुला और मुबारक। अब खुला डाइवोर्स क्या होता है हम देखेंगे। खुला डाइवोर्स बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइवोर्स विच इज़ डन और विच इज़ हेल्ड बाय द request of the wife in which she has a right to buy her release from marriage from her husband. She has to return the meher if she dissolve the marriage through खुला divorce, otherwise she can keep the meher as well. ठीक है, तो अब हम बात करें खुला डाइवोर्स क्या होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है, इस डाइवोर्स में वाइफ अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती कि भाई मुझे अब ये मैरिज एंड करनी है, मुझे इस मैरिज से रिलीज़ होना है। तो वो वाइफ के पास ये पावर या अथॉरिटी कि वो म्यूचुअल कंसर्न से, अगर हस्बैंड की भी इसमें रजामंदी और वाइफ ने उसको ये चीज़ रिक्वेस्ट करी और हस्बैंड एग्री हो गया तो वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कहा गया है कि शी हैज़ टू रिटर्न द मेहर इफ़ शी डिसॉल्व द मैरिज थ्रू खुला डाइवोर्स। मतलब अगर वाइफ चाहती है कि वो मैरिज को खुला डाइवोर्स को इस्तेमाल करके डिसॉल्व करे तो उसको जो मेहर अमाउंट होता है वो उसे देना पड़ता है। अब मेहर टर्म जो है मैं ट्राई करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेहर के कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करा जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं आपको बेसिकली बता दूँ तो मेहर होता क्या है। मेहर इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और एक काइंड में भी होता है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है बिफोर द मैरिज, शादी जब उनकी पक्की हो जाती है उससे पहले, एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि अगर वाइफ खुला डाइवोर्स के थ्रू अगर वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है तो उसके पास जो भी मेहर का अमाउंट है उसे रिटर्न करना पड़ जाता है हस्बैंड को। ठीक है, ये म्यूचुअल कंसर्न में आता है। अब दूसरी बार हम बात करेंगे दैट इज़ मुबारत। मुबारत मतलब क्या होता है, देखिए मुबारत मतलब ये होता है कि अ डाइवोर्स इज हेल्ड थ्रू द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वेयर दे टुगेदर डिसाइड टू सेपरेट फ्रॉम द मैरिज एग्रीमेंट। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम म्यूचुअल कंसर्न को देख रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी म्यूचुअल कंसर्न से इस डाइवोर्स को ले लेते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे डाइवोर्स हुए जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एसेंशियल कैटेगरी जो कि एक्ट ऑफ पार्टी में थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब एक्ट ऑफ पार्टीज जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल डाइवोर्स। अब हम बात करते हैं जुडिशियल डाइवोर्स क्या होता है। जुडिशियल डाइवोर्स वो डाइवोर्स होता है जिन्हें कोर्ट देती है, मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती है इन पर्टिकुलर डाइवोर्स को लेने के लिए। और ये जो डाइवोर्स होते हैं ये सिर्फ वाइफ ले सकती है, वाइफ के पास ये स्पेशल प्रोविज़न होता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है, वो जुडिशियल डाइवोर्स को यूज़ करके अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि बेसिकली मैरिज जुडिशियल डाइवोर्स के थ्रू हम मैरिज को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। हम दो तरीके से, दो तलाक लेकर हम मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है इसमें लियन, और सेकंड चीज़ इसमें आती है फास्क। हम बेसिकली लियन की बात करेंगे। लियन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि हियर द वाइफ फाइल्स अ सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर द फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री ऑन हर बाय हर हस्बैंड। यहाँ पे
जो वाइफ़ क्या करती है, अगर वाइफ़ को मैरिज से आज़ाद होना होता है ना, तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाती है एडल्ट्री के 497 में। वैसे तो मैं पता है कि जो एडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, बट एक लॉ है और इसमें अगर डिफ़ाइन किया हुआ है लेन में, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी डेफिनेटली। तो वाइफ़ क्या करती है, फॉल्स चार्जेस लगाती है अपने हस्बैंड पे एडल्ट्री का, और इन सब बातों के बाद वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। क्योंकि हम अगर बात करें सेक्शन 497 आईपीसी, तो उसमें भी ये चीज़ लिखी है कि हाँ, अब पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा हस्बैंड को, बट जो वाइफ़ है वो एडल्ट्री के ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ले सकती है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है। ये होता है लेन का कॉन्सेप्ट। अब सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब मैरिज को हम डिसॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग डाइवोर्स, सेकंड डाइवोर्स इसमें आता है, दैट इज़ फास्ट। फास्ट को हम इस्लामिक टर्म में बोलते हैं फास्ट के निकाह पूरा, पूरा हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जब मैरिज को डिसॉल्व करते हैं तो वो इस्लामिक कोर्ट्स के थ्रू हम मैरिज को डिसॉल्व करते हैं। ये वैसे ज़्यादा इंडिया में प्रैक्टिस तो नहीं होता है, बट फिर भी हमने सोचा कि इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व होती है बाय इस्लामिक कोर्ट्स, और ये मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इस बेसिकली इस फास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो वाइफ़ होती है, वाइफ़ डाइवोर्स को प्रोसीड करती है और वो हस्बैंड से डाइवोर्स लेती है। पर इस पर्टिकुलर फास्ट तलाक में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो मना करता है अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए, और वो मना जब करता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न या कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लगता कि भाई मुझे इसलिए तुझे डाइवोर्स नहीं देना। अनरीजनेबल तरीके से वो मना कर देता है कि मुझे तुझे डाइवोर्स नहीं देना। तो ये बेसिकली हमने बात करी जुडिशियल डाइवोर्स के तलाक की, और कैसे जुडिशियल डाइवोर्स को यूज़ करके हम मैरिज को रद्द कर देते हैं, मैरिज को एंड कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि जुडिशियल डाइवोर्स बाय वाइफ अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिस वजह से जो मुस्लिम वाइफ है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही है। तो बेसिकली इस एक्ट में लिखा है कि मुस्लिम वाइफ डाइवोर्स देती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को यूज़ करके। अब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही है। सबसे पहला ग्राउंड जिसमें आता है, द फर्स्ट ग्राउंड इज़ इफ़ द हस्बैंड आर अननोन फॉर 4 years, मतलब 4 साल से हस्बैंड का पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। तो वहाँ ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आता है जहाँ पे जो वाइफ है मुस्लिम वाइफ वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि इफ़ द हस्बैंड फेल्स टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस टू द वाइफ फॉर 2 years, अगर हस्बैंड ने जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस जो कि हर महिला को चाहिए होते हैं, हस्बैंड ने मेंटेनेंस दिया ही नहीं 2 सालों से उसको, अपनी वाइफ को, तो उस ग्राउंड पे भी वो डाइवोर्स ले सकती है। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, अगर हस्बैंड उसके पति को अगर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट हो जाती है तो उस केस में उसको डाइवोर्स डेफिनेटली मिलेगा, है ना। फोर्थ पॉइंट ये आता है, इफ़ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन और इफ़ ही इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मैरिज और इफ़ द हस्बैंड इज़ साइको। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड जो है शादी के बाद ये पता चलता है कि भाई वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब कि द हस्बैंड इज़ अनएबल टू परफॉर्म द सेक्शुअल इंटरकोर्स, इम्पोर्टेंट है या साइको है, ये चीज़ पता पड़ता है। और वो जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ड्यूटीज़ है शादी के बाद की, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वाइफ के पास तो बहुत अच्छा रीज़न है कि वो इस कंडीशन पे जाके मैरिज को रद्द कर देती है, मैरिज को तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हमारा फिफ्थ रीज़न आता है कि रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज, दैट इज़ इफ़ द वाइफ वॉज married before she was 15, she has the right to repudiate the marriage before she turn 18। अब ये एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे क्या करती है, जो वाइफ होती है वो शादी को रेपुडिएट कर सकती है, एंड कर सकती है। क्या रीज़न देखिए, किस ग्राउंड पे एंड कर सकती है, वो ये कह सकती है कि भाई जब मेरी शादी हुई ना, उससे पहले मैं शादी जब मेरी हुई थी मैं 15 साल से छोटी थी उस वक्त, तो बेसिकली वो इस ग्राउंड का यूज़ कर कर मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। पर यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि जब वो मैरिज को रेपुडिएट करे तो वो 18 साल से पहले मैरिज को रेपुडिएट करे। तो इसमें बात ये कर रहा है कि ग्राउंड तो वो ये लगाएगी कि मैं 15 साल से छोटी थी तब मेरी शादी हो गई, और अब जब वो रेपुडिएट करने जा रही तो 18 साल के बाद नहीं कर सकती, 18 साल से पहले उसको मैरिज को एंड करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स कंडीशन, जो सिक्स ग्राउंड हमारा आता है वो ये आता है कि इफ द हस्बैंड कैरीज हैबिचुअल असॉल्ट, इफ ही फोर्सेस हर टू लीड इमोरल लाइफ और डिस्पोज ऑफ हर प्रॉपर्टी और ऑब्स्ट्रक्ट हर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, दीज कंडीशन आर लायबल टू एंड द मैरिज। हस्बैंड सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, उसको मार पीट रहा है, और इस वजह से उसको लगता है कि भाई उसकी लाइफ खतरे में, मॉरल लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, तो ये सारी कंडीशन देखी जाती है, और इन सारी कंडीशन के बेसिस पे जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो ये पूरा चार्ट मैंने डिस्कस किया है क्लास
क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बात करते हैं हमारी सब थीम 3 की, जो कि बताता है कंडीशन फॉर अ वैलिड तलाक। कोई भी हस्बैंड या वाइफ तलाक दे तो देते हैं, पर यहाँ पे उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वैलिड तलाक किसे कहेंगे, मतलब वो तलाक वैलिड है कि नहीं जो उनके थ्रू दिया गया है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस कर रहा है तो वो कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ को प्रोनाउंस करने के लिए। जैसे कि मतलब वो साउंड माइंड होना चाहिए और ही मस्ट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो एज ऑफ प्यूबर्टी वो 15 साल मानी गई है। इसमें फर्दर ये कहा गया है कि जो गार्जियंस है वो किसी भी माइनर हस्बैंड के बिहाफ में तलाक प्रोनाउंस नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली जो हस्बैंड होता है उसे पता तो होना चाहिए ना कि तलाक उसके बिहाफ में प्रोनाउंस किया जा रहा है। क्योंकि अगर माइनर तलाक प्रोनाउंस करे तो यहाँ साफ ये चीज़ क्लियर होती है कि वो जानता ही नहीं तलाक मतलब क्या होता है, तलाक देना क्या होता है, शादी क्या होती है, वो इन सब बातों से अनजान है। ठीक है, आगे फर्दर इसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम जुरिस्ट है उन्होंने कहा है कि जो तलाक होता है अगर वो किसी माइनर और इनसेंट वाइफ के अगेंस्ट में प्रोनाउंस किया जाता है तो उस तलाक के कोई मायने नहीं होते, उस तलाक को वॉइड और इनफेक्टिव माना जाता है। अब सेकंड कंडीशन में हम चलते हैं और वो सेकंड कंडीशन है फ्री कंसर्न। तो हम ये तो जानते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ तलाक की बात कर लो या किसी भी चीज़ की आप बात कर लो, हर बार फ्री कंसर्न होना ज़रूरी है। अगर हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हस्बैंड तलाक देगा उसकी कंसर्न फ्री होनी चाहिए, उसको कोई फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्जन में आके वो तलाक नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे एसेंशियल कंडीशन अगर ये पूरी होगी तो उस तलाक को वैलिड माना जाएगा। आप तलाक के अलावा भी किसी भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे भी पार्टीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो पार्टीज़ का फ्री कंसर्न होना ज़रूरी होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव डालकर हम तलाक नहीं ले सकते, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं वो है फॉर्मेलिटीज़। अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना फॉर्मेलिटीज़, इसको सुन्नी और शिया लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सुन्नी लॉ में वैलिड तलाक की क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है और शिया लॉ में वैलिड तलाक की क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। अब सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, सुन्नी लॉ ये कहता है कि जो तलाक है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और सेकंड चीज़ में गई है कि जब हम तलाक देते हैं, जब हम तलाक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो पार्टी, जो हस्बैंड या वाइफ जो तलाक दे रहे हैं उनके एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए। मतलब ये चीज़ साफ इंडिकेट करनी चाहिए कि जो हस्बैंड या वाइफ जो है वो अब इस मैरिज को तोड़ना चाहते हैं, उसे डिसॉल्व करना चाहते हैं। अब उनकी इच्छा नहीं कि इस मैरिज में वो आगे बंधे हुए रहें। ठीक है, सुन्नी लॉ में जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इट नीड्स नॉट टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। मतलब जब तलाक दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे तलाक देते वक्त विटनेसेस हो। तो सुन्नी लॉ ये भी कहता है कि जब शादी हो ही जाती है, जब निकाह पढ़ा जाता है तो ज़रूरी नहीं है जब कबूल है वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जब निकाह पढ़ा जाता है, जब निकाह को वैलिड माना जाता है तो उसमें ऐसा नहीं कहा है सुन्नी लॉ ने कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट विटनेसेस का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे विटनेसेस का कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिया लॉ के अकॉर्डिंग। शिया लॉ ये कहता है कि जो तलाक प्रोनाउंस किया जाता है वो ओरली तब प्रोनाउंस किया जाता है जब हस्बैंड, वैसे बोला है इसमें कि तलाक जो है वो ओरली ही प्रोनाउंस किया जाता है, पर ओरली तब वो प्रोनाउंस नहीं कर सकता जब हस्बैंड अनेबल टू स्पीक हो, जब वो बोल नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो तलाक है वो हम लोग रिटर्न में दे सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इसमें आती है इट मस्ट बी प्रोनाउंस इन द प्रेजेंस ऑफ टू कॉम्पिटेंट विटनेसेस। शिया लॉ ये कहता है कि जब शिया लॉ में अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो ये कहती है कि जब मुस्लिम मैरिज होती है, जब निकाह पढ़ा जाता है ना, तब वहाँ पे दो कॉम्पिटेंट विटनेसेस का होना ज़रूरी है। मतलब 2 मुस्लिम मेल्स और 2 मुस्लिम फीमेल, और जो फीमेल और मेल जो होंगे मुस्लिम में वो दोनों ही साउंड माइंड होने चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मतलब दे मस्ट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये चीज़ है। तो वही सेम चीज़ इसमें गई है, जब तलाक लिया जाता है तो 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो मुस्लिम मेल होंगे वो साउंड माइंड होने चाहिए और दे मस्ट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। आगे इसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम मेल की जगह, मतलब एक मुस्लिम मेल को सब्सटीट्यूट कर 2 फीमेल जो कि साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब एडल्ट होनी चाहिए और प्यूबर्टी एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट में हो सकते हैं। इस तलाक जब दिया जा रहा हो तो वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस माने जा सकते हैं।
सी पॉइंट इसमें कहता है कि जब तलाक दिया जा रहा है तो स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड जो होते हैं तलाक के, उसे बोलना, उसे यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब तलाक को प्रोनाउंस किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये हमने बात करी थर्ड फॉर्मेलिटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मेलिटी के साथ में, दैट इज़ नॉट फॉर्मेलिटी, इसको हम बोलेंगे फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो कंडीशन है उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेस वर्ड्स। मतलब जब तलाक दिया जाता है जो वर्ड होते हैं वो क्लियरली इंडिकेट करने चाहिए कि जो हस्बैंड है अब उसकी इंटेंशन ये है कि वो शादी को रद्द करना चाहता है, शादी को डिसॉल्व करना चाहता है। तो बेसिकली एक्सप्रेस वर्ड मतलब ये है कि जो तलाक वर्ड होने चाहिए वो एकदम एक्सप्रेस फॉर्म में होने चाहिए, एकदम क्लियरली होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लगे कि अब हस्बैंड को रहना ही नहीं है वाइफ के साथ, अब उसे ख़त्म करनी है। यहाँ मैं दोनों की बात कर रही हूँ, आइदर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन हमारी आती है, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ वाइफ। मतलब जब तलाक दिया जा रहा है तो वाइफ की मौजूदगी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को भी तलाक दे रहे हैं तो जिस पर्सन को तलाक दे रहे तो उसका प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। अब सपोज़ हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है तो वो वहाँ पे होनी चाहिए, और हस्बैंड तलाक देते वक्त उस वाइफ का नाम स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। इसमें ये चीज़ और कही गई कि अगर हस्बैंड की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, वैसे तो पॉलीगैमी के कॉन्सेप्ट को 2015 में रद्द कर दिया, इट्स लाइक नल एंड वॉइड कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, बट पहले जो लॉज थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर जब हस्बैंड जो है अगर उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो जिस वाइफ को तलाक देना चाहता है उसका नेम स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा कि भाई मैं इस वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ। फिर आता है सिक्स पॉइंट, दैट इज़ नोटिस ऑफ तलाक। अब ये कहा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करे, जब वो तलाक दे रहा हो तो अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने फेस टू फेस तलाक दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तलाक जो होता है, सपोज हस्बैंड ने तलाक दिया और वो तलाक किस मूवमेंट में एक्टिव हो जाएगा, किस मूवमेंट पे इफेक्टिव हो जाएगा, जब वाइफ की नॉलेज में आ जाएगा कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है या फिर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हस्बैंड फेस टू फेस उसको कम्युनिकेट करे। वो कैसे भी दे सकता है तलाक, वो लिख कर दे सकता है, ट्वीट कर सकता है, वो मेल कर सकता है, फैक्स कर सकता है, वो दे सकता है। बट उस तलाक को वैलिड या फिर उस तलाक को इफ़ेक्टिव कब माना जाएगा, जब वाइफ की नॉलेज में ये चीज़ आ जाती है, ये बात आ जाती है कि हस्बैंड ने शादी तोड़ दी है। लास्ट जो हमारी कंडीशन जो आती है, कंडीशनल एंड कॉन्टिजेंट तलाक। अब इसको भी फर्दर सुन्नी लॉ और शिया लॉ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो तलाक होगा या तो वो एब्सोल्यूट होगा, मतलब अनकंडीशनल होगा, और उसमें कुछ कंडीशन या कॉन्टीजेंट्स भी हो सकते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस और कॉन्टीजेंट, और ये डिपेंड करेगा अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। कंडीशनल और कॉन्टीजेंट तलाक बिकम इफेक्टिव ओनली अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन और हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, हाउएवर द कंडीशन मस्ट नॉट बी अन इस्लामिक। शिया लॉ बोलता है कि आ कंडीशनल और कॉन्टीजेंट तलाक इज वॉइड एंड इनफेक्टिव। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है कंडीशन ऑफ अ वैलिड तलाक। हमारे इस वीडियो को एंड करेंगे हमारे लास्ट केस के साथ, जो कि बात करता है शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली इस केस को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में हमें पता है कि 2017 तक 2017 तक ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रही, और सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी दिनों की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस हैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि बेसिकली जो शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था उसमें हुआ क्या था। शायरा बानू और जो उनके हस्बैंड थे रिजवान अहमद, उनकी शादी को हो चुके थे 15 साल। शादी के दौरान शायरा बानू ने काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरेसमेंट जैसी चीज़ों को फेस किया अपनी मैरिड लाइफ में। कई बार उनके हस्बैंड उन्हें धमकी भी देते थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और फाइनली 2016 में शायरा बानू के हस्बैंड ने उन्हें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। सो बीइंग एग्रीड विद द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, शायरा बानू ने रिट पिटिशन फाइल करा अगेंस्ट द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस, और बेसिकली उसने इस रिट पिटिशन में 3 प्रैक्टिसेस, जो कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो 3 प्रैक्टिसेस होती थी उस वक्त, उसे चैलेंज किया गया। सबसे पहली प्रैक्टिस वो थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। मैं आपको बता चुकी हूँ उसका मतलब, जिसे हम तलाक़ुल
बिद्दत भी कहते हैं, तलाक़ बिद्दत। बेसिकली ये बैड फॉर्म ऑफ तलाक़ के नाम से भी जाना जाता है अगर हम बेसिक मीनिंग देखें इसका। सेकंड प्रैक्टिस थी निकाह हलाला और थर्ड प्रैक्टिस थी पॉलीगैमी। हम बात करते हैं निकाह हलाला होता क्या है। बेसिकली निकाह हलाला में क्या होता है कि जो भी डाइवोर्स वुमेन होती है, अगर वो डाइवोर्स वुमेन ये चाहती है कि वो अपने फ़र्स्ट हस्बैंड के पास वापस चले जाए या फ़र्स्ट हस्बैंड से वापस शादी कर ले, तो बेसिकली उसे फ़र्स्ट हस्बैंड के पास जाने के लिए सेकंड मैरिज को परफॉर्म करना पड़ता है। उसे हालांकि सेकंड मैरिज परफॉर्म ही नहीं करनी पड़ती, पर उस सेकंड मैरिज में उसे अपने सेकंड हस्बैंड के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना पड़ता है, उसे इंटीमेट होना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती तो उसके बाद वो अपने सेकंड हस्बैंड को तलाक देकर अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास वापस जा सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे जो लास्ट थर्ड प्रैक्टिस थी, जहाँ जिस प्रैक्टिस को रिट पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया गया था शायरा बानू के केस में, वो थर्ड प्रैक्टिस ये थी पॉलीगैमी, जो कि अब इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है 2015 के जजमेंट के बाद। अब हम बात करेंगे कि ये जो तीन प्रैक्टिसेस थी, ये तीनों कंटिन्यूसली शायरा बानू के केस में चैलेंज हुई, और इन प्रैक्टिसेस और बेसिकली इस केस को सुनने के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस वक्त बैठी थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन जजेस थे वो हम देखते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस थे। सबसे पहला जज जो था, पहले जो थे, दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि जगदीश केहर थे उस वक्त के। फिर जस्टिस अब्दुल नज़ीर, थर्ड जस्टिस कुरेन जोसेफ, फोर्थ जस्टिस रोहिंटन नैरिमन और फिफ्थ जस्टिस यू ललित। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सबसे पहले शायरा बानू, और उसके बाद में रिस्पोंडेंट साइड से थी रिजवान अहमद एंड अदर्स। और अदर्स में कौन कौन आता है, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब बेसिकली क्या हुआ, जब ये पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टीज़ की रिटन स्टेटमेंट को कॉल किया कि भाई अब आप लोग कॉन्स्टिट्यूट तो हो ही चुके हो, अब आप लोग अपनी रिटन स्टेटमेंट दो कि आपको है क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम। फिर सब लोगों की रिटन स्टेटमेंट आई, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिटन स्टेटमेंट आई थी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिटन स्टेटमेंट थी। अब उस रिटन स्टेटमेंट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये लिखा गया था कि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, ये मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जानी जाती है, और ये मुस्लिम रिलीजियस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस की बात करी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपका इस केस से ध्यान हटाकर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी इसी वीडियो में, कि हम जानते हैं, हम सभी ने आर्टिकल 13 तो पढ़ा ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 13 हमें ये कहता है कि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन करता भी है, तो आर्टिकल 13 उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। अब मैं यहाँ पे किस लॉ की बात कर रही हूँ, जो कि कोडिफाइड लॉ होते हैं। तो जब आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ कर कर उस पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉ को डिक्लेयर करता है, वो हम पूरा आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हुआ कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, हम जानते हैं कि हर रिलीजियस के अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं, तो क्या पर्सनल लॉ कोडिफाइड लॉज में आते हैं? जी नहीं, जो पर्सनल लॉ होते हैं वो कभी कोडिफाइड लॉज में नहीं आते, वो अनकोडिफाइड लॉज होते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी जुडिशियल पावर को यूज़ कर कर अनकोडिफाइड लॉस को नल एंड वॉइड कर दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही आया था, इसलिए ये सारी बातें जो ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थी उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिखी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये इशू है, ये मुस्लिम ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस है, ये जो इशू है पर्टिकुलर, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं काम का है, तो बेटर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर ना ही करे तो अच्छा है, ठीक है। तो इन सारी रिटन स्टेटमेंट को रिसीव करने के बाद सारी पार्टीज़ की जो भी रिटन स्टेटमेंट थे उनको रिसीव कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2 मेन इश्यूज़ बनाए। सबसे पहला इशू ये था कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस थी वो क्या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में सच में आती है या नहीं आती। अब इस पर्टिकुलर इशू पे एक सवाल खड़ा हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर ये
जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये मुस्लिम लॉ में अगर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ही आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको छू नहीं सकता, उसे इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्यों इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सवाल तो हमारे दिमाग में आया ही होगा। वो इसलिए इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो इन प्रैक्टिसेस को हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 25 में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरी बात यह आई कि जो प्रैक्टिस हो रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, क्या वो फंडामेंटल राइट जो मुस्लिम वुमेन की फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें वायलेट कर रही थी। तो मेनली ये दो इश्यूज़ फ्रेम हुए और इन दो इश्यूज़ पे वर्क किया 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। अब हम जो जजमेंट आया उस जजमेंट को दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैं बात करूँगी फर्स्ट पार्ट में जो दो जजेस थे, दैट इज़ जस्टिस जगदीश केहर और दूसरा जस्टिस नज़ीर। इन दोनों का ये कहना था कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस थी ये एक मुस्लिम प्रैक्टिसेस का पार्ट है। इसका मतलब ये जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम से जाने जाती है और ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आती है। ठीक है, और फर्दर जो जजेस थे उन्होंने ये कहा गया था कि हमारा जो आर्टिकल 25 है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो खुद भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किसी भी धर्म की जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है उसे हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ हमें इन प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली दो जजेस जो थे, जस्टिस जगदीश केहर और जस्टिस नज़ीर, इन दोनों का ओपिनियन था और उन्होंने ये कहा गया था कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस हैं वो वैलिड है या नहीं है, या उसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारा डिस्क्रिशन पार्लियामेंट का आता है। और उन्होंने बेसिकली जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस थी उस पर 6 महीने का स्टे लगा दिया और उस 6 महीने के स्टे में उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट अब इस 6 महीनों में ये सोचे कि उन्हें करना क्या है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि इन प्रैक्टिसेस पे, इस पर्टिकुलर इशू पे कोई लॉ बनाना चाहिए। अगर लगता है तो देन दे गो फॉर इट, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करना चाहिए या फिर इसको रिपील करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है, तो वो ये कर सकती। तो बेसिकली 6 महीने के स्टे में पार्लियामेंट का डिसीजन था कि पार्लियामेंट क्या निर्णय लेती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर इशू पर। अब हम दूसरी बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूयू ललित की तरफ से कहा गया है। इन दोनों जजेस का ये कहना था कि अगर कोई भी लॉ, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले आए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से बाद में आए हैं, अगर कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो उस पर्टिकुलर लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ जजेस की बेंच ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 13 में हम अनकोडिफाइड लॉज को नहीं छेड़ सकते। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद में एक पॉइंट आया था यहाँ पे जो कि जजेस के द्वारा कहा गया था। जजेस ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हम आर्टिकल 13 में हम इन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, अगर हम अनकॉडिफाइड लॉज को इंटरफेयर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, क्योंकि अगर हम इस केस को देखें तो ये केस बेसिकली मुस्लिम वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट, मुस्लिम वुमेन्स के जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उन फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर सकते हैं। तो अब इस केस से ये पता चला कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस थी वो किन किन आर्टिकल्स में चैलेंज हुई फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है, 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, एंड द लास्ट आर्टिकल इज 21 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की गारंटी हमें देता है। ठीक है, तो इन जगहों पे ये प्रैक्टिसेस चैलेंज हुई गई। अब फर्दर ये चीज़ कही जजेस ने कि जो आर्टिकल 14 है, अगर इसके अंदर, अगर ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि अगर ये प्रैक्टिसेस आर्बिट्रेरी, ये मनमानी है और अगर ये मुस्लिम वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इन प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। और फर्दर ये भी चीज़ कही गई थी कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस है आर्बिट्रेरी है तो ये होनी भी चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बेसिकली इन जजेस का डिसीजन यही आया कि जो ये प्रैक्टिसेस है मुस्लिम वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है और इसे तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए। तो कर दिया उन लोगों ने। अब फर्दर ये चीज़ आई जो कि लास्ट जज हमारे थे, दैट इज़ जस्टिस कुरेन जोसेफ।
उन्होंने ये कहा कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस हैं ये अन इस्लामिक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो तलाक होते हैं बेसिकली हस्बैंड काफ़ी अलग अलग तरह के तलाक दे सकते हैं। अगर हम तलाकुल सुन्नत की बात करें तो वहाँ पे पार्टीज़ को एक सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है जहाँ पे पार्टीज़ एक जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर कर मैटर को सेटलमेंट कर ले, सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, यहाँ जाकर मैटर को सेटल कर लें। पर जस्टिस कुरैन जोसेफ ने कहा था कि जो ये तलाक ए बिद्दत था, ये जो इनोवेटेड तलाक जो था इसमें पार्टीज़ को कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। हस्बैंड हीट ऑफ द मोमेंट में आके अचानक से अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोल देता है। तो ये इन सब बातों को देखकर, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर कर जस्टिस कुरैन जोसेफ ने यही कहा कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस हैं ये अन इस्लामिक है। और अब ये अन इस्लामिक है इसका मतलब तो यही है कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है मुस्लिम रिलीजन की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की। और फाइनली 2 जजेस ने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हम इसे इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको जजमेंट के पार्ट 1 में बताया था। और जो बाकी के 3 जजेस थे उन्होंने कहा था कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे मुस्लिम वुमेंस के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करी, तो इन प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हर जगह मेजॉरिटी विन होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेजॉरिटी जो डिसीजन आया उसी डिसीजन को प्रायोरिटी में रखा गया और डिसीजन यही आया कि इन प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है। और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये भी कहा कि आप इस पे पर्टिकुलर लॉ बनाओ। तो 2019 में मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन बिल पास हुआ 2019 का। और इस बिल में ये हुआ कि अगर हस्बैंड फिर से अपनी वाइफ को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे, व्हाट्सएप पे दे, ट्विटर पे, किसी भी फॉर्म में दे, तो ये अगर प्रैक्टिस वापस से फॉर्म होती है, इनिशिएट होती है, तो उस हस्बैंड को 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, साथ ही साथ उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और ये भी कहा गया इस लॉ के अंदर कि ये प्रैक्टिसेस जो होंगी, और अगर इन प्रैक्टिसेस को कोई पर्सन करता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का पार्ट होता है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसिडर्ड किया जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है अक्यूज को। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो में थी और अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी वीडियोस बननी चाहिए फर्दर, तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।